So welcome everyone. Welcome to day 72 of our daily PYQ रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम डेली यूपीएससी के द्वारा पूछे गए वेरियस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, जैसे सीएपीएफ, सीएससी, सीडीएस, एनडीए एटसेट्रा, इनमें पूछे गए वेरियस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी की ये सीरीज चली हुई है 2022 के इकोनॉमी के सारे पीवाईक्यूज, 2023 के तो हमने ऑलरेडी क्योंकि शुरुआत में देख ही लिए थे, तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। शुरू करते हैं 2021 से, राइट, पीछे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर चलेंगे और पिछले 10 साल के जितने भी करंट अफेयर, जितने भी क्वेश्चन है, प्लस उनसे रिलेटेड जो जो करंट अफेयर्स रिसेंटली न्यूज़ में आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, ताकि ये एक रिवीजन भी हो, राइट, रिवीजन भी हो। नंबर दो, राइट, इकोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट कि भाई साहब वो आपको क्वेश्चन में फंसा कैसे रहा है, ये सब चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखो, मनी मल्टीप्लायर पे ये क्वेश्चन आया था 2021 में, और यही क्वेश्चन आया था डायरेक्ट डिट्टो 2019 में। सेम चीज, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, सेम ऑप्शंस, इंक्रीज इन सीआरआर। यहाँ देखो, इंक्रीज इन सीआरआर, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने कि मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज होता है। मैं इसका आंसर आपको बताने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैंने पता नहीं अनगिनत बार आपको बता दिया कि मनी मल्टीप्लायर का सिंपल मतलब क्या होता है, कि आपका मनी, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ भी आपने वो M3, है ना, बटे M0, है ना, इस फॉर्मूले पे फालतू में अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना है। मनी मल्टीप्लायर इन अ नटशेल इज बेसिकली कि आपका पैसा, आपका 100 रुपया आप बैंक में दे रहे हो, ठीक है, बैंक उसी पैसे को आगे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है, आगे लोन में दे रहा है। वही इंडस्ट्रियलिस्ट उसी पैसे को किसी अपने वर्कर को एज अ वेज दे रहा है। वही इंडस्ट्रियलिस्ट आप ही के 100 रुपए से अब आपके लिए 100 रुपए के बिस्किट पैदा कर रहा है, ठीक है, और ये बिस्किट मार्केट में जा रहे हैं, यही वर्कर आप ही के पैसे से उस बिस्किट को खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट फिर से लोन ले रहा है, और इस बैंक का भी यहीं से पूरा गुजारा चल रहा है। बेसिकली इकोनॉमी में आपके पैसे का जो सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो कितना ज़्यादा है, दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ योर मनी मल्टीप्लायर। समझ रहे हो? अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये था कि आप अपना 100 रुपया बैंक के पास ले जा रहे हो, तभी जाकर के बैंक आपके डिपॉजिट का पैसा इन सबको बांट रहा था। समझ रहे हो? इट मीन्स बैंकिंग हैबिट जितनी ज़्यादा लोगों की बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। सिंपल बात। बाय इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, यू इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी। ये तो नहीं भाई, इंक्रीज इन सीआरआर, सीआरआर में अगर इंक्रीज होगा तो बैंक आगे लोन दे ही नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि सीआरआर अब बढ़ जाएगा, अब उन्हें ज्यादा कैश रिजर्व अपने पास रखेंगे। ऐसे इंक्रीज इन एसएलआर, जैसे ही एसएलआर बढ़ेगा तो अब उन्हें अपने पास ज्यादा स्टेट्यूटरी रिजर्व रखने पड़ेंगे, राइट, अपने पास उन्हें वो रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर ये लिमिट बढ़ गई तो लोन कैसे जाएगा? मनी मल्टीप्लायर उल्टा इससे कम हो जाएगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, भाई तब तो मतलब समझ रहे हो, तब इंडिया का पता नहीं कितना हो जाता, राइट। तो ये भी एकदम आपकी इलॉजिकल सी चीज है। आंसर इज सी। सेम चीज यहाँ पे, सेम ऑप्शन, ठीक है, ऊपर नीचे किए हुए थे लेकिन ऑप्शन सेम थे, राइट, बेसिकली दैट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स को, मैंने ऑलरेडी एक बड़ी वीडियो, आई थिंक 14 या 15 मिनट की वीडियो होगी, जा करके प्रिकोनॉमी करके एक आपको सीरीज मिलेगी यहीं पे, ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी, वो जा करके चेक कर लेना। उसमें आपको मॉनेटरी एग्रीगेट्स बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। ब्रॉडली वहाँ पे डिस्कस हुआ है, यहाँ उतना ब्रॉडली तो डिस्कस नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ कॉन्सेप्ट हम जरूर देखेंगे। ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स बेसिकली तरीका है, आपके जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो भी इकोनॉमी है, उसमें मनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्लो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ पैसा आपका फंसा हुआ है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट पे, कुछ आपका डिमांड डिपॉजिट पे फंसा हुआ है, कुछ, है ना, टर्म डिपॉजिट माने फॉर एग्जांपल आपकी एफडी हुई है, फिक्स टर्म डिपॉजिट, मतलब आपको एक फिक्स टर्म के लिए वो डिपॉजिट आपने कर दिया, लॉक कर दिया, वो अब निकल नहीं सकता है, अदरवाइज आपको अपनी एफडी पूरी तोड़नी पड़ेगी, राइट। कुछ पैसा कैश के फॉर्म में है, राइट, कुछ पैसा आपके बैंकर, आपके सीआरआर के फॉर्म में फंसा हुआ है, कुछ एसएलआर के फॉर्म में फंसा हुआ है। तो इकोनॉमी में पैसे अलग अलग तरीके से फंसे हुए हैं, वो सिर्फ कैश में नहीं होते हैं। बस उन्हीं को डिवाइड करने का ये, है ना, उन्हीं को कैटेगराइज करने का ये एक तरीका है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। M0 इसी को हम कहते हैं, एक तरीके से बेस मनी आप इसे कह सकते हैं, राइट, और इसी को आप कहेंगे रिजर्व मनी, ठीक है, इसी को आप RM या फिर रिजर्व मनी भी कहते हैं, M0। ये सबसे बेसिक पैसा होता है, और इसकी हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है, इसकी हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी एट एट द डिजायर, है ना, मतलब जो जो भी
जैसे करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब आपके हाथ में जो पैसा है, सर्कुलेशन मतलब इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन में करेंसी है, आपके हाथ में पैसा है, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा पे वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बैंकरों के जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, तो उसे वो कभी भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, ये बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई मीन्स वो जो ओपन डिपॉजिट्स है, ये वो नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल सीआरआर वाले डिपॉजिट्स हो, नो, दैट इज अ मैंडेटरी डिपॉजिट, दैट इज डिफरेंट। लेकिन और यहीं से वो क्वेश्चन भी आया था कि आरबीआई इज नोन एज द बैंकर्स बैंक। वो क्यों? क्योंकि भैया आरबीआई बैंकरों के भी डिपॉजिट अपने पास रखता है, उनकी इच्छा पे वो कभी निकाल भी सकते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही लिक्विड मनी होता है, इसे इजीली निकाला जा सकता है। ऐसे ही M1 आता है आपका, इसमें आपके ठीक है करेंसी विद पब्लिक आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है। देखो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में अगर आपको कंफ्यूजन है, सिंपल बात, डिमांड डिपॉजिट मतलब ऑन डिमांड जो अवेलेबल हो। समझ रहे हो? जो ऑन डिमांड अवेलेबल हो, मतलब आप बैंक के पास गए और बैंकों से आपने बोला, फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट में ऑन डिमांड आपकी चीजें अवेलेबल होती है। बैंक मना नहीं कर सकता है आपको देने के लिए कि नहीं मैं नहीं दूंगा आपको 1 लाख। समझ रहे हो? दैट इज डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज लाइक एफडी, बैंक मना कर सकता है कि नहीं मैं नहीं आपका निकालूंगा ये, ठीक है, आपको अपनी एफडी तब तोड़नी पड़ेगी। दैट इज योर टर्म डिपॉजिट। तो ऑब्वियसली जो टर्म डिपॉजिट है उसका जो लिक्विडिटी है वो कम है ना, लिक्विडिटी उसकी कम है। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है उसकी लिक्विडिटी हाई है, राइट, मतलब इजीली अवेलेबल है, राइट। सो ये आपके M1 में आएगा डिमांड डिपॉजिट। जैसे ही आप नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसकी लिक्विडिटी डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ तक आप टर्म डिपॉजिट्स तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? बस ये चीजें याद रखना है, बाकी रट्टा इसमें नहीं मारना होता है। कोचिंग के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि हाँ M3 में कौन कौन सी चीजें आएंगी या M0 में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सिंपल, और उसमें भी वो ऑप्शन कुछ ऐसे दे देंगे, ठीक है। और यूपीएससी को भी अगर बनाना है वो कहीं पे ऑप्शन ये दे देगा कि M0 में इनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी, बीच में डाल देगा कि टर्म डिपॉजिट भी आएगा क्या। नो, अब आपने कॉन्सेप्ट जब समझ लिया कि हाँ जैसे जैसे आप M0 से M3 की तरफ बढ़ोगे, एम है ना, तो आपकी लिक्विडिटी कम होती रहेगी। तो जो लीस्ट लिक्विड चीज होगी वो M3 में आएगी आपकी, राइट। एक M4 भी होता है जिसमें आपके इवन पोस्टल डिपॉजिट भी आते हैं, वो इसमें कैटेगराइज नहीं है, आरबीआई की कैटेगरी बस यही है, ये आरबीआई की वेबसाइट से डायरेक्टली लिया गया है। बाकी इसमें कोई भी चीज आपने रटनी नहीं है, ज्यादा नहीं रटना इन चीजों को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है, फालतू में दिमाग में बर्डन नहीं डालना चाहिए, मैं सही में बता रहा हूँ, पागल भी हो जाते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे हर साल वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देख रहे हो 2022 में कम से कम 3-4 क्वेश्चन हमने इन्फ्लेशन पे देखे। यहाँ 2000 है ना, 2021 में भी इन्फ्लेशन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन इनमें से किन किन फैक्टर्स की वजह से होगा। डिमांड पुल पूछा हुआ है। अब इन्फ्लेशन भी दो तरीके का होगा, एक कॉस्ट पुश होगा, एक डिमांड पुल होगा, ठीक है। अब ये डिमांड पुल का मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, तब तब वो गुड्स महंगी हो रही है। कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट पुश होता है, दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है इकोनॉमी में, वो क्यों, किसी भी वजह से बढ़ सकती है। हाई टैक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ डिमांड पुल वाला पूछा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई साहब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं बेसिकली आप, है ना। मान लो आपने सीआरआर घटा दिया, दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एसएलआर घटा दिया, एक्सपेंशनरी, सॉरी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एसएलआर सीआरआर घटाना क्यों? क्योंकि भाई साहब इससे आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, बैंकों के पास लोन बांटने के लिए पैसा ज़्यादा है, तो वो अब सस्ते में लोन बांटेंगे, सस्ते में लोन बांटेंगे तो आप सस्ते में लेंगे, सस्ते में लेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन होगा, ये तो होगा ही। फिस्कल स्टिमुलस, डेफिनेटली इससे भी आपके हाथ में पैसा आएगा, राइट, जैसे कोविड के टाइम पे आया, डिमांड बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, अभी इसे स्टैंड बाय मोड में रखो, यहाँ पे ट्रैप है, उसने किया हुआ सेट। एंड हायर परचेजिंग पावर, डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, इनसे हायर परचेजिंग पावर ही तो आ रही है। देन राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो उल्टा हो गया ना, यही तो हमने बोला इधर, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का बिल्कुल उल्टा है ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब अगर आपको पता है भी नहीं, दो दो एंटागोनिस्टिक ऑप्शंस एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? सिंपल बात, जहां 1 और 5 साथ में है उसे हटाओ, 1 और 5 साथ में है उसे हटाओ, है ना। इनफैक्ट 5 ही गलत है, तो 1, 2 और 4 आंसर आना चाहिए। अब ये 3 आंसर क्यों नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे 3 आंसर क्यों नहीं है सर? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग जब आप वेजेस के करोगे, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वेजेस भी बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ने से डिमांड तो होनी चाहिए। बट मैंने कल ही परसों ही आपको बताया था, इंडेक्सिंग का मतलब ये नहीं होता है कि इन्फ्लेशन अगर 10 पॉइंट बढ़ा तो आप वेजेस 11 पॉइंट बढ़ा दोगे, नो। इन्फ्लेशन अगर 10 पॉइंट बढ़ा तो वेजेस भी आप 10 पॉइंट ही बढ़ा रहे हो, मतलब
वो जो लाइन है वो सेम है, डिमांड, रियल डिमांड सेम है, रियल परचेजिंग पावर सेम है, आपने ना बढ़ाया ना घटाया, दैट इज रियल मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग। ये चीजें जो है फ्यूचर में, यही उन्होंने 2022 वाले क्वेश्चन में भी इन्होंने सेम एक वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं भूल गया एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बट हमने ये चीजें कवर करी है। सो अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ये सब चीजें भूल करके, और ये है ना, ये अब सभी के लिए 2,000 रुपया है ना, क्योंकि ये पहले सिर्फ 15 लर्नर के लिए था, अब जो है प्राइस सबके लिए 2,000 रुपया है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेज इसकी मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको अपने साइंस एंड टेक में डाउट है तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, राइट। सारे पीवाईक्यू जिसमें साथ में कवर हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये एक यूनिक अप्रोच है इसकी, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, पीवाईक्यू बेस्ड जितने भी आपके साइंस एंड टेक के, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फ्रॉम स्टैटिक टू योर, ठीक है, जो भी मतलब इवन आपके जो भी ये पीटी पूटी 365 ऑल करंट अफेयर एटसेट्रा, सब चीजें इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रही है ऑलरेडी इसके। यस हाँ, 18 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, आपको बस टेलीग्राम पे मुझे यहाँ मैसेज करना है। आगे बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया के बारे में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए कि रिटेल, ये देख लो भाई साहब स्कीम से उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा, स्कीम आई थी रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, है ना, उससे इन्होंने क्वेश्चन देखो कैसे पूछा कि रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेशन हैवी चीज है, कईयों को पता ही नहीं होता है प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कईयों को पता ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर होलसेल इन्वेस्टर क्या होता है, समझ रहे हो, पढ़ेंगे। अगला, NDSOM negotiated dealing system order matching is a government securities trading platform of RBI, पता नहीं। अगला कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन पे देखो फिर भाई साहब, स्टेटमेंट हमें भले पता ना हो, ऑप्शन हमें बता रहे हैं कि इसमें से एक कोई ना कोई गलत होगा, समझ रहे हो एक कोई ना कोई इसमें गलत होगा। अब ऐसे में मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नंबर वन, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो से ज्यादा डेटा सेट्स हो, मतलब दो या तीन टाइप के जो डेटा सेट्स हो, दो से ज्यादा डेटा सेट्स जिस स्टेटमेंट में हो, अज्यूम करके चलना कि उसके इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, समझ रहे हो, क्योंकि उन तीन में से एक को किसी भी एग्जामिनर का मन करता है कि हाँ एक को ना थोड़ा तोड़ मरोड़ के कुछ भी करके इसमें ऊट पटांग कुछ डाल दिया जाए, नंबर वन। नंबर दो, कि ये जो ऐसी अथॉरिटीज होती है ना, जैसे आरबीआई ऑफ इंडिया, ओनरशिप वगैरह किसकी किसके पास है, इनको नॉर्मली जो है यूपीएससी ज्यादा एक तरीके से, ठीक है, या इन 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 तरीकों के जो स्टेटमेंट्स है उनको वो रॉन्ग बनाता है। ये नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है, मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, आंसर भी यही है, वन एंड टू ओनली इसका आंसर है। किसी को अगर एग्जैक्ट पता होता तो पता होता, नहीं होता तो नहीं होता। अब देखो रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, मेरे और आपकी तरह गरीब इन्वेस्टर, ठीक है, जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, इतने कर डालेंगे मार्केट में। होलसेल होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरा, डीमेट अकाउंट क्या होता है भाई साहब, डीमेट अकाउंट होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये किसी भी ब्रोकिंग फर्म, ठीक है, जैसे वो हर्षद मेहता की अपनी ब्रोकिंग फर्म थी, ब्रोकरेज थी, उनके साथ आपको डीमैट अकाउंट मैंडेटरली, अगर आपको आज के दौर में इन्वेस्ट करना है तो आपको मैंडेटरली डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये सेबी की गाइडलाइन है, डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। नंबर दो। नंबर तीन, ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड, ठीक है, इन प्राइमरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली जहां आप फर्स्ट इशुएंस पे चीजों को खरीद रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने रोहन को पहले अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, फिर मोहन ने वहां से खरीदी, ये हुआ सेकेंडरी मार्केट जहां ट्रेडिंग हो रही है। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट कहाँ हुआ कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रोहन को बेचा, वो हुआ आपका प्राइमरी मार्केट, समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी भी सही है कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज इज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, इट मींस इट इज अ सेकेंडरी मार्केट ऑफ आरबीआई, समझ रहे हो, राइट। तो ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये इन्होंने कैसे बनाया था, ये आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करी थी, मतलब अब आरबीआई ने डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर रिटेल इन्वेस्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना हो तो उसको, ठीक है, जैसे एनएससी हुआ, बीएससी हुआ, ठीक है, इन सब के थ्रू, ठीक है, ये एक तरीके से एग्रीगेटर का काम करते थे, मीडिएटर का काम करते थे, इनके थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ता था।
अब वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, नंबर वन। नंबर दो, एनी रिटेल इन्वेस्टर हैविंग अ केवाईसी कैन इन्वेस्ट। नंबर तीन, एनी नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो कैन इन्वेस्ट, बट प्रोवाइडेड कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत उसे अलाउ किया गया हो, है ना। उसको फेमा की क्लियरेंस पहले लेनी पड़ेगी। तो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या कोई नॉन रेजिडेंट इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अगला, कि आरडीजी अकाउंट कैन बी ओपन जॉइंटली और सिंगली। ये मैंने आरडीजी की वेबसाइट से ये सारी चीजें उठाई है, और देखो क्वेश्चन उन्होंने बस इस एक चीज से उठाया था, ये इस एक एक है ना, डायरेक्टली ये इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, कॉपी पेस्टेड ये क्वेश्चन था कि भैया ये जो स्कीम है इसके तहत एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ेगा जिस भी इन्वेस्टर को प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, समझ रहे हो बात को। और उसे अब इशू कहाँ करता है आरबीआई, ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे। ई कुबेर इज द प्राइमरी मार्केट ऑफ आरबीआई, मतलब यहाँ पे पहली बार इशू होता है। अब वो जो पहली बार इशू हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी किया जा सकता है। वो मार्केट का नाम है एनडीएसओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, राइट। इंपॉर्टेंट बात है कि इस आरबीआई के ये जो प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय आरबीआई, बट इसे मैनेज किया जा रहा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल के द्वारा, समझ रहे हो। अब ये यहाँ से आगे वो क्वेश्चन इसलिए पूछेगा, सीसीआईएल मैंने इसमें इसलिए भी डाला, जाकर के देख लेना 2023 का करंट अफेयर। भाई साहब इंडिया में, ठीक है, आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच एक समझौता हुआ है कि सीसीआईएल की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग को बेटर किया जा सके, समझ रहे हो। तो इनके बीच एक समझौता हुआ है, सीसीआईएल इसलिए न्यूज में भी था। अब अगर अगर आपको सीसीआईएल पे क्वेश्चन आ जाए, तो इसकी ओनरशिप पे अगर क्वेश्चन आए, तो जो हमारे नॉर्मली बैंक है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बैंक, उन्होंने ही इसे प्रमोट किया हुआ है सीसीआईएल को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू ही ये सारे बैंक्स, राइट, ये सारे बैंक्स अलोंग विद सेबी, सेबी के साथ ये सारे बैंक्स मिल करके आपके, ठीक है, जो सी डी एस एल है, ठीक है, जो क्लियरिंग, ये जो डिपॉजिटरी है, बेसिकली ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सी डी एस एल, ये एक तरीके से आपकी जो जो भी ट्रेडिंग होती है उनका रिकॉर्ड रखती है, क्लियरिंग हाउसेज है ये बेसिकली, राइट, उनका रिकॉर्ड रखती है। फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहीं से परचेज की, तो उसका रिकॉर्ड ये लोग रखेंगे, समझ रहे हो। ये चीजें जो है ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इट मींस सेंट्रल बैंक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लेंडिंग किस किस को करता है, सिंपल क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि लेंडर टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो। भाई साहब कोई ट्रेड नहीं, आपने कभी सुना कि, है ना, आरबीआई से डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोरो कर दिया हो, नहीं, नहीं कर रहा है भाई, ये डायरेक्टली लेंड कर ही नहीं रहा है ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी को, इसे तो हटा ही दो। और ऑप्शन भी आपको बोल रहा है भाई कि इसमें से मिनिमम एक कोई रॉन्ग है। दूसरा पढ़ो कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस, ये तो होता ही है ना। इवन आपका जो रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, उसके तहत भी लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे आप जो है रिवर्स रेपो ऑपरेशंस के थ्रू पैसा ले सकते हैं आरबीआई से, राइट। देन देर आर मैनी अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल एमएसएफ रेट, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये तो देती है आरबीआई लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे, राइट। तो ये तो सही है। अगला, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस देयर बजटरी डेफिसिट्स, ये 2003 से पहले सही थी ये स्टेटमेंट। हालांकि इवन 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच एक समझौता हुआ था, राइट, दैट प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्लेस इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली विद आरबीआई। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आरबीआई नया करेंसी प्रिंट कर देता था, जैसे ही गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी आई आरबीआई नया करेंसी प्रिंट कर देता था, और वो गवर्नमेंट के पास जाता था, गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर कर देती थी, फाइनली वो इकोनॉमी में आएगा। हमें पता है जैसे ही नया करेंसी इकोनॉमी में आएगा वो मोस्ट इन्फ्लेशनरी हो जाता है, यही उनका एक पीवाईक्यू भी था, है ना। प्रिंटिंग न्यू मनी इज हैविंग मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इन अ इकोनॉमी, उसी को हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी भी। तो हेलीकॉप्टर मनी कभी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं रहा, नंबर वन बात ये ध्यान में रखनी है, राइट। तो हेलीकॉप्टर मनी सबसे खतरनाक होता है किसी इकोनॉमी के लिए। इसी को रोकने के लिए फिर एफआरबीएम एक्ट आया। एफआरबीएम एक्ट के थ्रू ये लिमिटेशन लगाई गई है गवर्नमेंट पे भी कि भाई साहब आप डायरेक्टली आरबीआई से बोरो कर ही नहीं सकते हैं, मींस आप डायरेक्टली आरबीआई के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस कर ही नहीं सकते हैं। तो ये पहले सही हो सकती थी, अब नहीं है। दिस इज वाई आंसर इज टू ओनली,
अब देखो यही थीम पे आरबीआई ने, हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं ये क्वेश्चन, ऑलरेडी है ना, पिछली सीरीज में ऑलरेडी कवर हुए हैं, आप जाकर के देख लेना, इसे हम ज्यादा ब्रॉडली डिस्कस नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा था यहाँ पे कि भाई साहब आरबीआई के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी, ठीक है, स्टेटमेंट सही है कि सॉरी हाँ, इसे तो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, गवर्नर ऑफ आरबीआई आई थिंक, यस ये तो अभी आगे आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ो। सेम थीम पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इधर भी 2012 में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स लाइक अ बैंकर्स बैंक, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, कि बैंकर्स बैंक इसे क्यों कहते हैं। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसीलिए इसे बैंकर बैंक भी कहते हैं कि, है ना, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यस, एंड देन आरबीआई लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, यस, देन आरबीआई एडवाइजेज कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, यस। तो 1.3 इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। ये सब चीजें यहाँ पे भी मेंशन्ड है, ठीक है, और ये आरबीआई की वेबसाइट से हमने ये चीजें उठाई हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंकर्स बैंक, राइट। तो इसमें ई कुबेर के थ्रू बैंकिंग सिस्टम, राइट, ये पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, राइट, और कॉमन बैंकर नॉन एज बैंकर्स बैंक, राइट, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर which are issued by concerned central officer department of reserve bank etc etc, these are certain things जो कि आरबीआई इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ बैंकर्स बैंक वो करता है। आप इसे पॉज करके मतलब पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस हुई है, तो ये वहीं से मैंने उठाई हुई है, आप जाकर के वो प्लेलिस्ट पीछे की देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। तो ये एक बार पॉज करके पढ़ लो कि क्यों क्यों इसे बैंकर्स बैंक कहा जा रहा है, राइट। यूपीएससी का इसका आंसर डी है 1, 2 एंड 3, बट मैं अभी भी कहूंगा कि एक्चुअल में इसका आंसर 1 एंड 2 होना चाहिए, राइट, क्योंकि आरबीआई डेफिनेटली जो कमर्शियल बैंक्स है, राइट, मॉनेटरी मैटर्स में एडवाइस तो करता है, बट दैट एडवाइस इज बेसिकली नॉट इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ बैंकर्स बैंक, राइट। तो मतलब ये बैंक खोने की कैपेसिटी में ये एडवाइजरी इस तरीके से इशू नहीं होती है। तो आंसर शुड बी 1 एंड 2, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट में भी ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है कि बैंकर्स बैंक मुझे इसलिए भी कहते हैं कि मैं किसी तरीके की एडवाइजरी इशू कर रहा हूँ, इस वेबसाइट में भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है, लेकिन यूपीएससी का आंसर इसमें डी है। देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसे क्यों कहते हैं, ये भी वही पीवाई क्यों आया हुआ था, राइट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये देख लो, यहीं से एक ही जगह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आरबीआई की वेबसाइट से चीजें पूछ रहा है कि क्यों कहते हैं, समझ रहे हो। देन ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन ही कर देगा भाई। देन सेंट्रल सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट टू इशू द डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। भाई साहब आरबीआई ना मेंशन भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, हटाओ इसे हटाओ इसे हटाओ इसे, आंसर इज सी, सर्टेन प्रोविजन इन। और मैं आपको बताऊं 2021 में मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, क्योंकि मैंने ये पढ़ा ही नहीं ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने पढ़ा सर्टेन प्रोविजंस, है ना, ये दिमाग ने प्रोसेस कुछ ऐसे किया कि सर्टेन प्रोविजंस गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस। ये तो सही है, मैंने तो सोच लिया कि हाँ सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये मैंने पढ़ा ही नहीं ध्यान से, तो मैंने ये गलत कर दिया था, एक्चुअल में आंसर इज 1 एंड 3। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, और कहाँ से ड्रॉ करेगा। अब भाई साहब एक एक बात फॉर एग्जांपल, जैसे सरप्लस ट्रांसफर का जो रिगार्डिंग है, इसमें काफी ज्यादा डिस्प्यूट था अभी अभी कुछ टाइम पहले, राइट। जो उर्जित पटेल वगैरह है उनके टाइम पे, जब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनके टाइम पे ये काफी ज्यादा डिस्प्यूट में था ये चीज, कि भाई साहब आरबीआई के जो सरप्लस है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन रहे हैं आरबीआई के, उस कितना प्रॉफिट जो है सरकार को ट्रांसफर किया जाए एज ए डिविडेंड, राइट। तो इस पे जो अलग अलग कमिटीज बनी, उन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क सुझाया। क्वेश्चन वो यहाँ से बनाएंगे कि द टर्म इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज, ये क्या चीज है। दिस बेसिकली determines the quantum of surplus transfer from RBI to government of India. That's it. That is a formula suggested by different committees. For example, there was बिमल जालान कमेटी। इस बिमल जालान कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई आरबीआई अपने पास जितने भी इसके रिजर्व है, ठीक है, जो इसके बफर है, ठीक है, जो बफर रिजर्व इन्होंने इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए जो क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो उन बफर्स का सिर्फ 5.5% या 6.5% के आसपास ही अपना वो बफर रखे, राइट, अपनी पूरी बैलेंस शीट का। जो बाकी इसके प्रॉफिट है उसे सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। अभी ये 16-17% के आसपास थे, तो इतने ट्रांसफर करने की बात हुई थी। और इससे भी पहले वाई एच मालेगाम कमेटी, आपने नाम सुना होगा, ये कमेटीज पूछी जा सकती है, राइट। इसने भी बोला था कि भाई साहब जो एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व है ये कम होना चाहिए, राइट, इसे सरकार को ज़्यादा आप ट्रांसफर कर दो भाई, ताकि सरकार इस पैसे का यूज करे, तुम अपने पास बफर के रूप में इसे रख के कर ही क्या लोगे।
दैट वाज द प्राइमरी आर्गुमेंट। और इसीलिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये बेसिकली क्या चीज़ है, आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर से डील करता है। आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, जो आपसे पूछा गया है वो चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगर आपको कोई ठीक है साइंस एंड टेक वगैरह या फिर ठीक है कोई भी इनिशिएटिव्स में इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज text me here on telegram. Thank you so much, take care, bye bye, as always love you all.